हमारी आज की फिल्म की शुरुआत होती है माए से, जो अपने पति जेमी के साथ खुशी मना रही होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये पल उनके लिए बहुत खास होता है क्योंकि वो काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। लेकिन सब कुछ अचानक बदल जाता है जब जेमी की दादी की मौत हो जाती है और उन्हें उसका शव घर के बाहर मिलता है। क्योंकि वो अपने पोते के बहुत करीब थी, वो अपना घर जेमी के नाम कर जाती है। इसी वजह से जेमी और माए उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि अपने आने वाले बच्चे के साथ एक बड़े और खुले घर में रह सके। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, नाया उनसे मिलती है। वो उनका शुक्रिया अदा करती है कि वो यहाँ आए और कहती है कि उसे उन्हें कुछ दिखाना है। फिर वो बताती है कि जब जेमी की दादी जिंदा थी तो वो खेत के पास एक जगह पर मांस के टुकड़े रखती थी ताकि वहाँ रहने वाली कुछ रहस्यमयी प्राणियों को खाना मिल सके। नाया उन्हें बताती है कि इन प्राणियों को कैप्स कहा जाता है। वो कहती है कि दादी पहले इनका ख्याल रखती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने ये करना बंद कर दिया और अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान देने लगी। लेकिन उसके बाद उसका पति एक अजीब बीमारी से मर गया और फिर उनकी बेटी भी मर गई। इन सब के बाद दादी खुद को इन मौतों के लिए जिम्मेदार मानने लगी और उसे यकीन हो गया कि जंगल में रहने वाली ये रहस्यमयी ताकतें ही उसकी फैमिली की मौत का कारण है। इसीलिए नाया माए और जेमी से कहती है कि वो इन प्राणियों के लिए खाना रखते रहें, वरना उन्हें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि माए और जेमी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, फिर भी वो वादा कर लेते हैं कि वो ऐसा करेंगे, सिर्फ दादी की याद में। इसके बाद वो नाया का शुक्रिया अदा करते हैं और उससे विदा लेते हैं। कुछ घंटों बाद माए और जेमी घर को ठीक करने और अपनी पसंद के हिसाब से सजाने लगते हैं। वो अपने नए घर से बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो पास के गांव में घर के लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं। वहाँ दुकान का मालिक उन्हें बताता है कि वो जेमी की दादी को बहुत अच्छे से जानता था और वो उसके अच्छे दोस्त थे। उसे खुशी होती है कि अब वो घर खाली नहीं रहेगा और फिर से उसमें जिंदगी आएगी। वो उन्हें कहता है कि आज के लिए उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये उसकी तरफ से एक वेलकम गिफ्ट है। इसके बाद दोनों नाया से मिलने उसके काम वाली जगह की तरफ जाते हैं। रास्ते में वो एक ट्रेलर के पास से गुजरते हैं, तभी अचानक एक कुत्ता भौंकते हुए उनकी तरफ दौड़ता है। किसी परेशानी से बचने के लिए दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक अजीब सा आदमी दूर से उन्हें देख रहा होता है और उसका व्यवहार काफी अजीब लगता है। फिर वो दोनों उस बार में पहुंचते हैं जहां नाया काम करती है। शुरुआत में वहां के लोग उन्हें अजीब नजरों से घूरते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे मिलते हैं जैसे उन्हें सालों से जानते हो। माए वहां एक बूढ़े आदमी से बात करने लगती है, लेकिन वो आदमी नशे में होता है और अजीब हरकतें करने लगता है, इसलिए उसे बार से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद नाया माए और जेमी से बात करती है ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। वो माए से पूछती है कि क्या उसने सुबह उन प्राणियों के लिए खाना रखा था या नहीं। माए हंसते हुए कहती है कि वो भूल गई और जैसे ही नाया ये सुनती है वो घबरा जाती है और माए को अलग ले जाकर बात करती है। नाया उसे समझाती है कि ये प्राणी बहुत खतरनाक है और अगर उन्हें खाना नहीं दिया गया तो वो बहुत डरावने और खतरनाक तरीके से रिएक्ट करेंगे। वो माए से विनती करती है कि कम से कम उसे ही हर सुबह खाना रखने दिया करे ताकि माए और जेमी को कोई खतरा ना हो और उन्हें उसकी मौजूदगी का पता भी ना चले। लेकिन माए इस बात से इनकार कर देती है। वो बताती है कि शहर में रहते हुए उस पर और जेमी पर अपराधियों ने हमला किया था और अब वो अपने नए घर में सिर्फ सुरक्षित महसूस करना चाहती है। फिर भी नाया को तसल्ली देने के लिए माए वादा करती है कि वो खुद ही हर दिन खाना रखेगी। ये सुनकर नाया शांत हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। उसी समय वो बूढ़ा शराबी आदमी अपने घर वापस जाता है अपने कुत्ते के साथ। वो कुत्ता बहुत एक्साइट होकर सड़कों पर भागने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने मालिक से दूर हो जाता है। बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता हुआ उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। अचानक उसे आगे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो अकेला बैठा रो रहा होता है। बूढ़ा आदमी परेशान हो जाता है और बच्चे के पास जाकर देखता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन असल में वो बच्चा एक जाल होता है। जैसे ही वो पास जाता है बच्चा उस पर हमला कर देता है। अगली सुबह माए और जेमी किचन से आने वाली आवाजों से उठते हैं। वो जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है और राहत की सांस लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो लोग उनके घर में आए हैं वो बस आसपास के लोग हैं जो उनके घर की मरम्मत करने और मदद करने आए हैं। मिस्टर वेलन उन्हें अपने परिवार से मिलवाते हैं और कहते हैं कि उनके होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और वो जल्द से जल्द सारे छोटे मोटे काम ठीक कर देंगे। लेकिन इन लोगों का व्यवहार माए को थोड़ा अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी वो और जेमी घर के लिए कुछ सामान लेने बाहर चले जाते हैं ताकि तब तक वेलन का परिवार अपना काम पूरा कर सके। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब किलन, जो उस परिवार का एक सदस्य है, अजीब हरकतें करने लगता है और धीरे धीरे वो घर से चीजें चुराने लगता है। इसी बीच माए गांव के पादरी के साथ जेमी की दादी की कब्र पर जाती है। वहाँ पादरी उनसे पूछता है कि क्या ये उनका पहला बच्चा होगा। माए बताती है कि पहले उसका एक और रिश्ता था और उस आदमी के बुरे बर्ताव की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया था। लेकिन वो मानती है कि शायद ये उसके लिए बेहतर था, क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा होता तो उसे एक बहुत ही बुरे और हिंसक पिता के साथ रहना पड़ता। हालांकि पादरी माए की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं होता, लेकिन वो उसे दुआ देता है कि वो अपनी नई जिंदगी में खुश और सुरक्षित रहे। जेमी अपनी दादी की कब्र पर फूलों का गुलदस्ता रखता है और उसे इस घर के लिए धन्यवाद कहता है। उसे ये जानने की जिज्ञासा होती है कि यहाँ लोगों को कैसे दफनाया जाता है, तो वो पादरी से पूछता है। पादरी बताता है कि दादी को उसके पति के पास
पास दफनाया गया है, लेकिन उनकी बेटी की जगह सिर्फ एक पत्थर रखा गया है। ये सुनकर माए हैरान हो जाती है और पूछती है कि बच्ची को उसके परिवार के साथ क्यों नहीं दफनाया गया। पादरी बताता है कि उन्हें उस बच्ची की लाश कभी मिली ही नहीं। माए पूछती है कि क्या वो सच में बीमारी से मरी थी जैसा नाया ने बताया था, लेकिन पादरी इस बात की पुष्टि नहीं करता। अब दादी की मौत और उसकी बेटी के गायब होने का रहस्य माए और जेमी का ध्यान खींचने लगता है। कुछ देर बाद माए की मुलाकात नाया से होती है। नाया उसे बताती है कि हैरी, वही बूढ़ा आदमी जो बार में नशे में था, गायब हो गया है। फिर भी वो कहती है कि चिंता की बात नहीं है और उन्हें अपने बार में चाय पीने का निमंत्रण देती है ताकि वो बारिश से भी बच सके। जेमी इस बात से खुश हो जाता है और कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन माए नाया से अकेले में बात करने का फैसला करती है। वो उससे पूछती है कि दादी की बेटी का क्या हुआ था। तब नाया बताती है कि दादी ने अपने पति को बचाने के लिए रेड कैप्स नाम के प्राणियों से सौदा किया था, जिसमें उन्होंने उसकी बेटी ले ली बदले में उसके पति को ठीक करने के लिए। माया ये सब सुनकर यकीन नहीं करती और पूछती है कि क्या दादी पागल हो गई थी या उसने खुद ही अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाया। नाया कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दादी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो ये भी बताती है कि दादी हमेशा लोगों की मदद करती थी और वही इन खतरनाक प्राणियों को लोगों से दूर रखती थी। इसके बाद माए और जेमी घर लौट आते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वेलन के बच्चे उन्हें परेशान करने लगे हैं। जब जेमी उस लड़के से निपट रहा होता है तब माए बाथरूम में जाती है, लेकिन अचानक चीख पड़ती है क्योंकि वो देखती है कि आयन, जो बड़ा बेटा है, खिड़की से उसे झांक रहा है। इसके बाद दोनों मिस्टर वेलन से इस बारे में बात करते हैं। वो माफी मांगता है और वादा करता है कि वो अपने बच्चों से बात करेगा, लेकिन ये घटना जेमी को गुस्से से भर देती है। घर में आते ही वो पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। उधर माए बाहर जाकर बगीचे में मांस की प्लेट रखती है ताकि उन प्राणियों को खाना मिल सके, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगती है उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब माए दरवाजे की तरफ जाती है तो अचानक उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत रुक जाती है और फिर वापस मुड़कर उस प्लेट को देखती है जिसमें उसने मांस रखा था, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि प्लेट पूरी तरह खाली है। अगले ही दिन सुबह एक और हादसा हो जाता है। मिस्टर व्हीलन के बेटे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की तोड़ देते हैं और उसी दौरान माए को चोट लग जाती है। ये सब देखकर जेमी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उन लड़कों का सामना करता है और उन्हें साफ साफ कह देता है कि वो सिर्फ गुंडे और अपराधी हैं। लेकिन माए हालात को शांत करने की कोशिश करती है और जेमी से कहती है कि वो ऐसी बातें कहना बंद करे वरना मामला और बिगड़ जाएगा। इसके बाद माए आयन से बात करती है। आयन के व्यवहार से साफ पता चलता है कि उसे कोई मानसिक परेशानी है। उसे अपनी उम्र और हालात का सही अंदाजा नहीं है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसके पिता मिस्टर व्हीलन इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते और उल्टा उस पर गुस्सा करते हैं। ये सब देखकर माए के अंदर निराशा भर जाती है और वो उनसे कहती है कि वो ऐसा करना बंद करें। किसी तरह ये झगड़ा खत्म होता है और माए और जेमी वापस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इन सब तनावों से दूर होने के लिए माए अकेले ही जंगल की तरफ निकल जाती है। वो बिना किसी मकसद के जंगल में भटकती रहती है और उन्हीं रहस्यमयी जीवों को ढूंढने लगती है जिनका जिक्र नाया ने किया था। कुछ देर बाद उसे हैरी का कुत्ता दिखाई देता है जो उसे इशारों में अपने पीछे आने को कहता है। माया उसके पीछे पीछे चलती है और जंगल के अंदर एक बेहद डरावनी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे ईंटों से बना एक अजीब सा छोटा घर दिखाई देता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो अंदर जाती है जहाँ उसे बड़े बड़े सीढ़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि ये जगह सही नहीं है और वो आगे जाने का फैसला बदल देती है। तभी कुत्ता भी बाहर निकल जाता है और माया उसके पीछे भागती है, लेकिन कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है और माया रास्ता भटक जाती है। तभी उसे जंगल के बीचों बीच आयन खड़ा दिखाई देता है। माया उसके पास जाती है और समझ जाती है कि वो यहाँ अपने पिता से दूर आराम करने आया है क्योंकि उसे फिर से मारा गया है। माया को उस पर तरस आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। आयन कहता है कि वो माया के लिए बहुत गहरी भावनाएं महसूस करता है। माया उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी धक्का मुक्की में दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद अगला दृश्य दिखाता है कि माया तेजी से अपने घर की तरफ भाग रही है। घर पहुंचते ही वो जेमी को आवाज लगाती है और कहती है कि उसे कुछ जरूरी दिखाना है। जेमी पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर वो उसके साथ जंगल में जाता है। वहाँ माया उसे पूरी बात बताती है कि आयन ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले कि जेमी गुस्सा करे वो बताती है कि कैसे कुछ रहस्यमयी जीव अचानक आए और उन्होंने उसकी जान बचाई। ये सुनकर जेमी उलझन में पड़ जाता है और उसकी बात पर यकीन नहीं करता। यही बात माया को और गुस्सा दिला देती है। जेमी कहता है कि शहर में जो हमला उन पर हुआ था उसके बाद से सब कुछ बदल गया है और वो अब दोबारा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। कुछ देर बाद जेमी बार में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात क्याम और वाइस से होती है जो आयन के भाई हैं। वो उससे अपने भाई के बारे में पूछते हैं, लेकिन जेमी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। वो लोग उससे कहते हैं कि अगर उसे कुछ पता चले तो तुरंत उन्हें बताए। रात होते ही माया घर में अकेली बैठी होती है और दिन भर की घटनाओं को याद कर रही होती है। उसे वो पल याद आता है जब किसी अनजान ताकत ने आयन को उससे दूर खींच लिया था और उसकी जान बचाई थी। तभी अचानक एक रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आता है। माया उसे देखकर समझ जाती है कि शायद ये वही रेड कैप्स में से एक है। वो डर के मारे बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करती है। जब वो जीव उसके करीब आता है तो वो एक अजीब सी भाषा में कुछ बोल
खोलता है और एक बैग जमीन पर रखकर चला जाता है। माए तुरंत उस मौके का फायदा उठाकर उस जीव की फोटो खींच लेती है ताकि वो सबको साबित कर सके कि वो सच बोल रही है। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। जब वो उस बैग को खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस बैग के अंदर आयन का कटा हुआ सिर पड़ा होता है। कुछ देर बाद जेमी घर लौटता है और माया उसे सब कुछ बताती है। जब जेमी उस सिर को देखता है तो वो भी डर से कांप उठता है। माया उसे उस जीव की तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस फोटो में कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। मिस्टर व्हीलन और उनके बेटे वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि आयन आखिरी बार माया और जेमी के आसपास ही देखा गया था। जेमी हालात को संभालने की कोशिश करता है और दरवाजे के पीछे से ही उनसे बात करता है। वो कहता है कि उनका आयन के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्हीलन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तब जेमी उन्हें डराने के लिए कहता है कि अगर उन्होंने ज्यादा दबाव डाला तो वो पुलिस को बुला लेगा। जब बाप ये सब सुनता है तो वो तुरंत एक चाल चलता है। वो दिखावा करता है कि वो मान गया है और कहता है कि वो चला जाएगा, लेकिन उसी वक्त वो अपने बेटों को इशारा करता है कि वो सीढ़ियों से ऊपर जाए और घर में घुस जाए। जब माए को समझ आता है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है तो वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने के लिए भागने का फैसला करती है। वो जल्दी से ऊपर की तरफ दौड़ती है, फिर छत पर पहुंच जाती है। वहीं उसकी मुलाकात इजेल से होती है, लेकिन उसे सामने देखकर वो घबरा जाती है और उसके हाथ से वो बैग गिर जाता है जिसमें आयन का सिर होता है। जैसे ही इजेल अपने भाई का सिर देखती है वो तुरंत अपनी फैमिली को बताने के लिए भागती है। माया इस मौके का फायदा उठाती है और उस दरवाजे की तरफ दौड़ती है जो रेड कैप्स के इलाके में जाता है। उधर जेमी लैपटॉप चालू करता है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, क्योंकि उनके मोबाइल काम नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही व्हीलन को पता चलता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है, वो अपनी बेटी को लेकर घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसता है और मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल करके पूरे घर में आग लगा देता है। जेमी जान बचाने के लिए भागता है और एक कमरे में छुप जाता है। वो किताबों की अलमारी खिसकाकर दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन तभी उसे याद आता है कि माए शायद अभी भी ऊपर फंसी हुई है, तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वो सीढ़ियों का रास्ता फर्नीचर से बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो खुद को कमरे में बंद करता है उसे किलियन सामने दिखता है। जेमी पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही हार जाता है। घर जल रहा होता है और तभी व्हीलन उसके पास आता है और उससे अपने बेटे की बाकी लाश के बारे में पूछता है। जेमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है और ये सब रेड कैप्स ने किया है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। व्हीलन कहता है कि वो उसे अपनी पत्नी का ठिकाना बताए, क्योंकि उसे लगता है कि इसके पीछे माए ही है। इसी दौरान माए जंगल के बीच रेड कैप्स की गुफा में पहुंचती है और उनसे मदद की भीख मांगती है। वो कहती है कि अगर उन्होंने उसके पति की जान बचा ली तो वो उन्हें जो चाहे दे देगी। इसके बाद वो वापस घर आती है, लेकिन वहाँ इजेल पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वो अपने पिता को बुलाती है और बिना वक्त गंवाए माए पर हमला कर देती है। व्हीलन अपने बेटे से कहता है कि वो जेमी को खत्म कर दे, जबकि वो खुद माए से निपटेगा। लेकिन तभी अचानक रेड कैप्स वहाँ पहुंच जाते हैं। उनमें से एक किलियन पर हमला करता है और उसके मुंह में चाकू घोंप देता है। व्हीलन उस जीव को लकड़ी के डंडे से मारता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाए कि ये क्या है, एक और रेड कैप्स किलियन को दूसरा खंजर मार देता है। फिर वही जीव व्हीलन पर भी चाकू फेंकता है, जिससे वो घबरा जाता है और अपने बेटे से कहता है कि वो गाड़ी से बंदूक लेकर आए ताकि वो इन प्राणियों को मार सके। उधर इजेल तब हैरान रह जाती है जब वो कई सारे रेड कैप्स को देखती है। वो उसे माए से दूर खींचते हैं और फिर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। इसी दौरान किलियन गाड़ी की तरफ भागता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और एक जीव को छुपा हुआ देखता है। वो उसे चाकू मारकर खत्म कर देता है, लेकिन बाकी रेड कैप्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर जो रेड कैप्स माए को बचाते हैं वो इजेल पर हमला करते रहते हैं जब तक कि वो कमजोर होकर गिर नहीं जाती। अब व्हीलन खुद गाड़ी से हथियार लेने जाता है। उसी वक्त किलियन उसके पीछे आता है और कहता है कि वो यहाँ से भागना चाहता है, चाहे उसे अकेले ही क्यों न जाना पड़े। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और दरवाजा लॉक कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि पीछे सीट पर एक जीव पहले से बैठा है। वो उस पर हमला करता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। व्हीलन शीशा तोड़कर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मर जाता है। वो टूट जाता है और अपने बेटे से माफी मांगता है कि उसने उसे कैसे पाला था। इसी बीच जेमी, जो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था, बाहर निकलता है और भागकर बाहर आता है। वो देखता है कि वो प्राणी इजेल पर हमला कर रहे हैं, तो वो एक बर्तन उठाकर उन पर वार करता है। लेकिन डराने वाली बात ये होती है कि उस प्राणी पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। जेमी पहले तो समझ नहीं पाता कि ये प्राणी उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये उसके दुश्मन नहीं है, बल्कि ये उसकी मदद करने आए हैं। वो तुरंत अपनी पत्नी माए की तरफ भागता है, जो इस समय बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसी वक्त व्हीलन फिर से सामने आता है। इस बार उसके हाथ में बंदूक होती है। वो एक रेड कैप्स को गोली मार देता है और गोली की आवाज सुनकर बाकी सारे प्राणी डर कर भाग जाते हैं। लेकिन जब व्हीलन अपनी बेटी की लाश देखता है जिसे इन प्राणियों ने मार दिया होता है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेने की ठान लेता है। वो माए और जेमी की तरफ बढ़ता है और अपनी बंदूक से दोनों को मारने की तैयारी करता है। जेमी अपनी पत्नी
को बचाने के लिए खुद आगे आता है और विलन को आदमी की तरह आमने सामने लड़ने की चुनौती देता है। लेकिन विलन इतना कायर होता है कि वो सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करता और अचानक जेमी पर गोली चला देता है। जेमी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद विलन माए की तरफ बढ़ता है ताकि उसे भी मार सके, लेकिन तभी कुत्ता बीच में आ जाता है और उसके हाथ को काट लेता है, जिससे बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है। माए तुरंत रेंगते हुए बंदूक की तरफ बढ़ती है। विलन कुत्ते को भगा देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। माए बंदूक उठा लेती है और एक ही गोली में उस पागल इंसान को खत्म कर देती है। इस तरह आखिरकार वो दोनों उस खतरनाक परिवार से छुटकारा पा लेते हैं। थके हुए माए और जेमी जमीन पर लेट जाते हैं और रेड कैप्स उन सभी लोगों की लाशें उठाकर अपने साथ गुफा में ले जाते हैं, जहां वो उन्हें पकाकर अपनी अजीब सी दावत मनाने वाले होते हैं। कुछ देर बाद जेमी घर के एक हिस्से को साफ करता है ताकि वो माए की डिलीवरी में मदद कर सके, क्योंकि अब उनके पास अस्पताल जाने का समय नहीं होता। दर्द के बावजूद माए हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार वो अपने बच्चे को जन्म देती है। जेमी अपनी पत्नी को गले लगाता है और दोनों खुशी के आंसुओं में डूब जाते हैं, क्योंकि इतने खतरनाक हालात के बावजूद उनका बच्चा बिल्कुल सही सलामत पैदा होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों धीरे धीरे उस डरावनी रात से उबरने लगते हैं। एक दिन माए आराम कर रही होती है, जबकि जेमी घर की सफाई कर रहा होता है और टूटी हुई चीजों को ठीक कर रहा होता है। वो अपने कानों में हेडफोन लगाए होता है ताकि ध्यान से काम कर सके। इसी दौरान माए कमरे में वापस आती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को देखने जाती है, उसका दिल धड़क उठता है, क्योंकि बच्चा वहाँ होता ही नहीं है। वो घबराकर खिड़की की तरफ दौड़ती है और जो वो देखती है उससे उसकी चीख निकल जाती है। रेड कैप्स उसके बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे होते हैं। वो जोर जोर से जेमी को पुकारती है, लेकिन वो उसे सुन ही नहीं पाता। आखिरकार माए खुद ही उनके पीछे जाने का फैसला करती है। वो जंगल में उनके ठिकाने तक पहुंचती है और वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बहुत कमजोर लग रही होती है। जब माए उसके कपड़ों को ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि ये औरत असल में मायवी की बेटी है। वो वही बच्ची है जिसे सालों पहले ये प्राणी उठा ले गए थे और अब वो उनकी रानी बन चुकी है। माए को समझ आता है कि रेड कैप्स उसके बच्चे को अपना नया लीडर बनाना चाहते हैं। ये सोचकर उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में एक प्राणी पर हमला करती है और उसे चाकू मार देती है। बाकी सारे प्राणी चिल्लाने लगते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माए अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। वो उस बूढ़ी औरत की तरफ दौड़ती है और अपने हाथों से उसकी आंखें फोड़ देती है। जैसे ही वो मरती है, माए मुड़कर देखती है तो सारे रेड कैप्स उसके सामने झुक जाते हैं, जैसे अब वो उनकी नई रानी बन चुकी हो। कुछ देर बाद जेमी जब देखता है कि उसकी फैमिली गायब है तो वो बाहर आता है और देखता है कि उसका बच्चा घर के अंदर ही सो रहा है। वो बाहर निकलता है और देखता है कि माए खड़ी है। चारों तरफ वो रहस्यमयी प्राणी है और वो किसी अजीब से रिचुअल में शामिल है। आसमान का रंग लाल हो जाता है। वो प्राणी अजीब आवाजें निकालते हैं, कुत्तों की तरह हुआ हुआ करते हैं और नाचते हुए अपनी नई रानी का स्वागत करते हैं। हालात जितने भी अजीब और डरावने क्यों न हो, माए और जेमी आखिरकार अपनी इस नई जिंदगी को स्वीकार कर लेते हैं और वो खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि अब इस दुनिया में सब कुछ उनकी मर्जी से चलेगा। और यहीं खत्म होती है हमारी आज की ये खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।